हेलो, नमस्कार सर। एक चले शुरू करें जी प्लीज़। थैंक यू सो मच आप सबका। आप सब लोग यहाँ हमसे बात करने के लिए आए, बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर। मेरे साथ समर जयसिंह सर हैं। आप तो जानते होंगे, बचपन से हम देख के आए हैं भगवान शिव के रूप में, तो हमारे फिल्म में बहुत ही प्रमुख किरदार निभा रहे हैं। और मेरे साथ हमारे लॉयर भी हैं प्रशांत सिंह। तो कुछ चीज़ें ऐसी घटी है दिल्ली शहर में हमारी फिल्म को लेकर, उस पर जो कानूनी बातें होगी उस पर प्रशांत सिंह ये भी बात करेंगे। और बाकी तो आप लोग जो पूछेंगे, हम बैठे हैं, सारी बातों पे हम लोग रोशनी डालेंगे और बात करेंगे। सर, फिल्म किस बारे में है थोड़ा बताएंगे? फिल्म मैं अगर कहूँ तो जैसा कि आपने ट्रेलर देखा ही होगा तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा आपको, क्योंकि आप सब लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दिल्ली 24 फरवरी 2020 को जो यहाँ पे घटनाएं घटी थी उस पर आधारित है। लेकिन 2020 में 24 फरवरी को जो घटनाएं घटी उसको अगर हमें देखना है तो हमें उसके बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि वो क्यों घटी, उसके जड़ में क्या है, उसकी रूट में क्या है। तो हम जब अगर पीछे जाना चाहें तो बहुत पीछे जा सकते हैं, 1947 तक जा सकते हैं, जब देश आज़ाद हुआ। तो पार्टीशन के टाइम पर एक माइनॉरिटी जो है, हिंदू माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो वहाँ छूट गई। और उसके बाद किसी ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि किस हालात में रह रहे हैं। आज एक वीडियो आमतौर पे हफ्ते भर में 10 दिन में एक वायरल वीडियो आ जाता है, मेरे पास सालों से मैं देख रहा हूँ। एक बच्ची जो होती है, 14-15 साल की बच्ची है, वो रो रही है अपने माँ बाप से के पास जाने के लिए। माँ बाप बिलख रहे हैं और उसे खींच कर ले जाया जा रहा है, और वो इतने मजबूर है कि वो अपनी बच्ची को वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप ने, एक 2-4 लोगों ने बोल दिया कि भाई ये मैं चाहता हूँ कि आज से मेरी बेबी है, मेरे पास रहेगी, मैंने इसको अबडक्ट कर लिया है। कोर्ट ने उसे लीगल करार दे दिया। तो ये इस तरह की प्रताड़ना में ये लोग बरसों से जी रहे हैं। वहाँ चेन स्लेवरी हो रही है, बंधुआ मजदूरी में लोगों की पुश्तें निकल जा रही है। लेकिन सारा वर्ल्ड जो है ना, अपने ब्लाइंड आई करके उस तरफ बैठा हुआ है। आज चैट जीपीटी, गूगल से ज़्यादा हम चैट जीपीटी देखते हैं आजकल। मैं भी परसों के दिन, आप भी डालकर देख, चैट जीपीटी में मैंने डाला कि भाई परसिक्यूटेड ग्रुप्स, परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आई। रोहिंग्या आए, उसमें उइगर आए, उसमें इंडिजीनियस आए, और 5-7 आए। अभी कितने सारी मुहिम चल रही, सेव टाइगर, सेव पांडा, सेव अंडरग्राउंड ऑर्चिड। व्हाई नॉट सेव हिंदू माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। एक कानून आया, उसके लिए इतना बवाल मचा दिया। अगर कुछ चंद लोग यहाँ आ जाते हैं और उनके जीवन में सुधार आ जाता। मजनू का टीला पास में ही है, कैसी हालत में रह रहे हैं वो लोग, कोई उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। हम उनकी बात करेंगे इस फिल्म में। और उस कानून को रोकने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, शाहीन बाग हुआ, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली को जला दिया गया दंगों में। नालों से लाशें निकलती रही, बेकरी जल गई तो हड्डियाँ जली हुई मिली, और 53 लाइव्स 53 लोगों की जाने गई उसमें। और वो किस धर्म के थे वो मायने नहीं रखता। 53 लोग मरे हैं इसमें, वो बड़ी बहुमूल्य जाने थी, इंसानियत भरी। तो उस चीज़ का जो आहत करता है कलाकार को, एक फिल्म मेकर को, वो चीज़ जो आहत करती है वो मजबूर करती है इस तरह की फिल्म बनाने के लिए। और इसके टेक्निकल पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगा। ये भारत की पहली 1 शॉट फिल्म है, फुल लेंथ फीचर फिल्म, जो कि अभी तक भारत में किसी ने नहीं बनाई, और वो क्यों बनाई उस पर भी बात करेंगे। अच्छा सर, एक प्रश्न आता है यहाँ पर, क्योंकि अभी आजकल देखा जा रहा है कश्मीर फाइल्स बन रही है, केरला स्टोरी, तो वो अच्छा बिजनेस कर रही हैं इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं। क्या ये मोटिव रहा है आपका, या कुछ और दिखाने की कोशिश करी गई है आपने इस दंगों पर? बिजनेस अच्छा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे एक बात बताइए। अगर कभी ऐसी चीज़ आ रही है, इसका पर्पस देखिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, लेकिन 8-10 और फिल्में भी आई है ऐसी तरह से, आपने उनका नाम नहीं लिया होगा, उन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया। तो देखिए, आपका, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपका इंटेंट और आपका कंटेंट दोनों ही साफ होना चाहिए। यानी आपकी नीयत
और आपका जो आप पेश कर रहे हैं, जो आप फिल्म जो दे रहे हैं, वो दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। आप कोई प्रोपोगेंडा अगर पेश कर रहे हैं ना, तो पब्लिक बहुत समझदार है, उसे मूर्ख ना समझे। उसे एंटरटेन भी होना है, उसे वो दो घंटा 10-20 मिनट जो बैठती है ना, उस दौरान उसके दिल में विचार भी आने चाहिए, उस सोचने पर मजबूर भी होना चाहिए, कभी उसे गुदगुदाना भी चाहिए, कभी उसको थ्रिल भी होना चाहिए, कभी उसे हंसना भी चाहिए, और एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए उसे, तब जाकर एक फिल्म सक्सेसफुल होती है। सर, ये जो फिल्म आपने बनाई है 2020 पे दंगों पर, और ये जो जितना भी प्रभावित क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, मैं भी वहीं से आता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र से, मौजपुर से, जहाँ ये दंगा हुआ था। तो जब ये फिल्म बना रहे थे आप, वहाँ पे शूटिंग कहाँ की है, वहीं की है या कहीं और की है शूटिंग? आपने ट्रेलर देखा? हाँ, ट्रेलर देखा मैंने, जाफराबाद वगैरह इधर का। आप कहाँ गए हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यदि आपने उधर की शूटिंग? नहीं, मैं आऊँगा उस पर। मैं इसलिए मैं थोड़ी सी आपसे तारीफ चाहूँगा उस पर, कि आपको लग रही है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या तकलीफें आई या कुछ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा वहाँ शूटिंग ये करते समय? फिल्म मैं बता दूं कि वन शॉट फिल्म है। पहले तो मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, तो ये फिल्म की टेक्निक जो है, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लूँ। मान लीजिए ये मेरे हाथ में मोबाइल है ना, इन भाई साहब पे मेरा कैमरा है, मैंने यहाँ से शूट किया वीडियो, ठीक है, और इस तरह से मैं लेकर गया यहाँ पर, और मैडम पर लाकर मैंने कैमरा बंद कर दिया। ये 3 सेकंड का वीडियो है। इस 3 सेकंड का वीडियो में कहीं पर भी एक भी कट नहीं है मतलब, और मैं इस 3 सेकंड के वीडियो को एक फिल्म मान लूँ, ये फिल्म है। अब हम एक काम करते हैं कि इस 3 सेकंड के वीडियो को 2 घंटा 10 मिनट की 2 घंटा 10 मिनट की फिल्म को भी इसी तरह से बनाते हैं कि कोई कट नहीं है इसमें। है मुश्किल काम, ये काम हमने किया है। वो भी इतने सारे इवेंट्स उसके अंदर है कि दंगे में चल रही है दिल्ली में, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, और हम चलते जा रहे हैं। उसमें सारी घटनाएं जो आप देख रहे हैं ट्रेलर में, वो दिखते जा रहे हैं आपको कहीं कट नहीं मिलेगा उसमें। ऑडियंस अगर वो देख रहा है तो उसे लगेगा वो कहीं बैठा हो, वो साउथ में बैठा हो, वो मध्य प्रदेश में बैठा हो, वो बॉम्बे में बैठा हो, उसे लगेगा कि वो दिल्ली के दंगों में उस दिन वो भी वहीं था। उसे भी ऐसे ही लगेगा कि पेट्रोल पंप शायद कहीं से आ सकता, पत्थर कहीं से आ सकता है। इस टेक्निक की ये खूबी है, और इसमें आपको आम दिनों से ज़्यादा, यानी कि अगर एक दिन में कोई शूटिंग हो सकती है, वो शूटिंग को करने के लिए आपको 4 दिन ज़्यादा देना होता है। 5 दिन में ख़त्म होती है, तो आपको 4 दिन तक तो आपको रिहर्सल करना होता है ऑन लोकेशन विद कैमरा विद एक्टर्स। बजट 5 गुना ज़्यादा होता है। वो करने के बाद में आपको ये फाइनल शूट करना होता है। सर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस सर, इस फिल्म का उद्देश्य क्या है? ये जनता पे कैसी छाप छोड़ेगी? हालांकि मतलब कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। ये जनता पर ये छाप छोड़ेगी कि आप जो प्रताड़ित कम्युनिटी है, जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, यानी पहली चीज़ तो मैं हमारे देश में एक बहुत ही गलत नैरेटिव ये चल रहा है कि भाई मान लीजिए कि मेरा धर्म है हिंदू और भाई साहब है हिंदू, लेकिन इनके ऊपर हो रहा है जुल्म, और मैंने बोल दिया यार इस पर क्यों जुल्म हो रहा है यार, और बोलने वाला चूंकि हिंदू है तो मेरे ऊपर लग गया सैफ्रॉन टैग उसी टाइम। मैं हो गया कम्युनल, मैं हो गया सांप्रदायिक। चूंकि हिंदू है तो मैं क्यों बोल सकता हूँ? अरे भाई हिंदू है तो उसको तो मार खाना चाहिए, उसे नहीं बोलना है मुझे। हाँ, कोई और धर्म का व्यक्ति हो, उस पर अगर उसे मार पड़ रही है और मैंने बोल दिया, कितने अच्छे आदमी यार, सेकुलर है देवेंद्र जी, कितने बढ़िया है, इनकी सोच कितनी अच्छी है यार। धर्म क्यों देख रहे हैं हम लोग? कोई भी हो अगर वो प्रताड़ित है तो उसके लिए बोलना पड़ेगा आपको। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी, लेकिन हमारे यहाँ ये जो कवर फायर दे रहा है एक वर्ग जो है कि भाई ये व्यक्ति ने गलत किया है। अगर कोई भी हो, दिल्ली दंगों में जो भी साजिश रच रहे थे जितने भी लोग, बहुत सारे चेहरे आपने हमारे इसमें भी देखे हैं, तो भाई ये आप कवर फायर किसे दे रहे हो? चूंकि इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो आपकी कम्युनिटी का है। मालवीय जी, मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल है, दिस मूवी इज सर मेरा सवाल है, दिस मूवी इज रिलीजिंग नाउ और दिल्ली में इलेक्शंस हैं जिसमें आप घिर गए थे। इलेक्शंस आर डिवॉइड ऑफ एनी कलर, कास्ट, क्रीड, राइट? एंड इस मूवी से काफ़ी इफेक्ट होगा। सो इस इलेक्शन कमीशन, आपके साथ वकील साहब आए हैं, सो इलेक्शन कमीशन में जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कुछ करा है, तो कुछ होगा क्या कि मूवी को स्टॉप करने के लिए? नहीं, अभी तक तो हमें कोई नोटिस नहीं मिला है,
Right, तो इलेक्शन कमीशन को कुछ दिक्कत हुई नहीं होगी इससे मेरे ख्याल से। बाकी अभिषेक मनु Is it violative? वकील साहब बताएंगे, is it violative? इससे जुड़ा हुआ सवाल था। एक मिनट इनका रिप्लाई जवाब तो देने दो। जो नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, उसको जो ECI ने स्टॉप किया था, उसका आधार जो रूल था, वो रूल सिर्फ बायोपिक मूवी पे लागू होता है। ये एज देवेंद्र जी सेड, दिस इज अ आर्टिस्टिक रिफ्लेक्शन इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। इट इज नॉट अ बायोपिक मटेरियल, दिस वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज अ बायोपिक मटेरियल। सो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कहीं से भी हिट नहीं होता है। ECI ने एज बिकॉज ये हिट नहीं होता है, इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि जब 24 जनवरी 2020 को ये दंगा फरवरी 24 फरवरी 2020 को दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर, अगर आप उस नज़रिए से देखते हैं, वर्षगांठ के नज़रिए से देखते हैं, तो 24 तारीख को आपकी फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी। अभी क्यों हो रही है? चुनाव से के आसपास है, उससे पहले क्यों हो रही है रिलीज? नहीं, मैं अभी बताया ना आपको कि मैं जब होटल से टाइम पे निकला, चुनाव की रैलियाँ सामने आ गई और जाम हो गया और मैं लेट हो गया थोड़ा सा, है ना। मैं मेरे टाइम पर सही निकला था, मैंने 2 तारीख ही डिसाइड कर रखी थी। चुनाव की डेट आ गई अचानक बीच में, चुनाव बीच में आ गए, मैं बिल्कुल सही टाइम पर इलेक्शन ओनली। मेरा भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आंसर है, क्वेश्चन है। आपका भी सवाल वही था, आप बहुत देर तक ट्राई कर रहे थे कि आउट ऑफ व्हाई दीस फिल्म्स ऑलवेज रिलीज अराउंड इलेक्शन ओनली। नहीं, देखिए मैं तो एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जैसे वकील साहब ने बोला भी कि हम लोग उस दायरे में आते नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर भाई अब एक काम करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम, व्हाट्स योर नेम? आंचल जी। मैं नेक्स्ट फिल्म जब बनाऊंगा तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, इन सबको पत्र लिखूंगा कि महाशय मैं ये फिल्म रिलीज़ करने जा रहा हूँ, कहीं आप चुनाव तो नहीं कर रहे हैं, मेरी वजह से कहीं आपके दिल को धक्का तो नहीं लगेगा, आप बता दें मुझे एक डेट तो मैं कर लूँगा, है ना। ये लगा कि ऐसा हो, अगर इस वक्त में हम कॉन्फ्रेंस करते हैं जी, इस तरह की फिल्मों का, अगर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसको रिलीज करते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है, तो इसमें जनता के बीच को एक रोष पैदा होगा या जनता के बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा होगी, तो ऐसा नहीं लगता? क्यों होगी? आपको क्यों नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता सर। देखिए मैं बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को बीमारी है ना, मान लीजिए हमारे समाज में एक बीमारी है, एक व्यक्ति को बीमारी है, कैंसर है मान लीजिए, अब उसका इलाज करवाना है। अब डॉक्टर साहब के पास जाकर बोल रहे हैं कि क्या हुआ? बोले सब कुछ नहीं हुआ, बस तकलीफ हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तकलीफ हो रही है। भाई कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, किस वजह से हुआ है, क्या नहीं खाना है, क्या आपको परहेज करना है और क्या दवाई लेना है, क्या ऑपरेशन करना है, उसमें बात नहीं करोगे आप, तब तक वो ठीक कैसे होगा? बस इसलिए कि भाई वो दंगा बुरा मान जाएगा कोई, इसको तो कारपेट के नीचे डाल दिया जाए, इसलिए हम चुप बैठे हैं कि कोई बुरा मान जाएगा। आपको लग रहा है कि मेरी फिल्म सच के करीब है, तो सच को सामने आने दीजिए ना, देखने दीजिए लोगों को। 2-3 मिनट के ट्रेलर में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने इतनी बातें कर दी, वो विष छिड़क रही है, अजगर फुफकार रहा है, ये फिल्म है कि इल्म है कि जुल्म है, उतने अच्छे शेर पढ़े उन्होंने उस दिन, है ना। तो कहाँ से विष और जहर निकल गया? भाई यहाँ पे जहर तो तब निकला था जब 24 फरवरी के दिन सच में लोग मर रहे थे। मेरी फिल्म से लोग मरेंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप देखेंगे तो वहाँ एक संदेश लेकर निकलेंगे आप कि एक व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, एक समाज में रहने के लिए उसको करना क्या चाहिए आगे। आप जब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, उस मूल में नहीं जाएंगे, उस जड़ में नहीं जाएंगे, तो आप कैसे किसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे? आप किसको बचा रहे हैं? आप बस एक कुछ चेहरों को सामने नहीं आने देना चाहते। एक मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं, मुझे आज़ादी है या नहीं अपनी बात कहने की इस देश में? एक कलाकार को अपनी आर्ट को सामने रखने की आज़ादी है या नहीं? नहीं, इन्हें मत दिखाइए। क्यों मत दिखाइए? आपने, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ मैं जुड़ा रहता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, तभी तो इस तरह की फिल्म बनाई है। वो सलमान खुर्शीद जी का एक स्टेटमेंट था कि भाई वो सोनिया गांधी जी को बहुत दुख हुआ, काफ़ी रोई रात भर, तो बाटला हाउस में कुछ आतंकवादी मार दिए। अब अभी से मैंने तो फिल्म दिखाई भी नहीं और रोना शुरू हो गया कि किस किस को दिखा रहे हैं बेचारों को, इनको उनको, कि बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई बदनाम सामने है, सब कुछ सबने देखा है कि क्या हुआ था, कौन है, कैसे लोग हैं। और मेरी फिल्म तो सिर्फ उन इंसिडेंसेस से इंस्पायर्ड है, और मैंने एक सिनेमेटिक आज़ादी लेते हुए एक
चीज़ रखी है सामने। तो सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिनेमा आपको सोचने पर मजबूर करना चाहिए। हम बोलते हैं सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसका वाइस वर्जा भी है कि सिनेमा समाज पर प्रभाव भी डालता है। तो वो प्रभाव उल्टा ना हो, जैसा कि आपका सवाल था अभी। सिनेमा को लोगों पर उसकी आंखें भी खोलनी चाहिए सिनेमा को, ये सिनेमा की जिम्मेदारी बनती है। मैं बॉलीवुड में था, लेकिन मैं वो टिपिकल बॉलीवुड फिल्म लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ बाहर से बनाई है मैंने। कोई स्टूडियो नहीं है मेरे पीछे, कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, है ना। और ये इस तरह की टेक्निक पे कोई बॉलीवुड वाला बना भी नहीं सकता, और कोई स्टार नहीं बना सकता, कि इतना टाइम दे ही नहीं सकता है। सर समर सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि द कश्मीर फाइल मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसके बाद लोगों में एक सवाल पैदा हो गया था कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो सैकड़ों करोड़ कमाए थे उस मूवी के अंदर, तो जो पीड़ित थे, जो पंडित लोग थे, तो उनको उनका कुछ शेयर नहीं मिला। क्या आपके इस मूवी के बाद जो आप इनकम आप जो जनरेट करेंगे, बहुत अच्छी बात, तो क्या शेयर होगा उसको? तो ये मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। मैं बड़े लोगों दूसरों की बात नहीं करूँगा कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और फिल्मी लोगों के लिए लोगों के मन में बिल्कुल विश्वास नहीं होता। मैं अब दिल्ली में भी बात कर रहा था ना, तो वो आज अच्छी बात करते हैं, कल फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा बोल रहे थे मुझे कुछ लोग। मैं जहाँ तक ये बात मैं आज आपने पूछ ही लिया है, तो मैं ये बाहर बोलना नहीं चाह रहा था कि इट्स वेरी पर्सनल। जितने मैं शुरुआत ही मैंने उनके बारे में बात करके की थी, तो सही बात बोल रहे हैं आप कि मैं ये फिल्मी आदमी हूँ, एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ कहीं कि मुझे बहुत दर्द होता है। मैं आज सबके बीच में ये घोषणा करता हूँ कि इस फिल्म की जो भी कमाई होगी, अगर ये ठीक हमारा अगर जो हमने लगाया है वो निकल जाता है, उसके ऊपर जो भी कमाई होगी उसका एक भाग, वो भाग हम डिसाइड करके, वो भी मैं बता ही दूंगा जल्द, इस फिल्म के रिलीज के पहले ही। वो भाग लगेगा जितने भी शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके बच्चों की परवरिश, एजुकेशन हो, या जिस भी तरह से, या तो एक हम ट्रस्ट बनाएंगे या फिर उनके साथ बैठेंगे, उनकी समस्याएं समझेंगे और उनकी भलाई के लिए लगाएंगे। इवन मैंने जगह भी निकाल रखी है, मजनू का टीला है इंदौर के पास में, धार के पास में मुल्तान नाम का गांव है, वहाँ पर 300 लोग रहते हैं। एक जोधपुर के पास एक जगह है, वहाँ पर लोग रहते हैं। इंदौर शहर के अंदर सिंधी समाज भारी संख्या में वहाँ से माइग्रेट हुआ है, और तो मैंने ये सारा डाटा निकाल रखा है। मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये फिल्म को इस तरह की ला करके बहुत सारा पैसा कमा करके और बहुत नाम करके एक तरफ हो जाना नहीं है। कल को मैं कोई और फिल्म लेकर आऊँगा, यहीं बैठूंगा, और अगर ये मैं ना करूँ तो आप मुझे बिल्कुल मेरा गिरेबान पकड़कर ये सवाल वापस पूछिएगा कि देवेंद्र जी आप वो बोल कर गए थे, उस बात का क्या हुआ, और मैं बैठा रहूंगा ये सर, आज मैं दावा करता हूँ। सर हमारा सवाल समर सिंह जी को लेके। सर आपका स्वागत है दिल्ली में, और क्योंकि हम लोग आपको देखते आए हैं एज शिवा, और जैसे मैं आपसे बोल रहा था, यू आर द ओनली शिवा इन इंडिया, द वन। सो व्हाट मेड यू, शिवा इज ओनली वन, सो व्हाट मेड यू एक्सेप्ट द फिल्म, एंड आपके रोल का हाउ चैलेंजिंग इट इज? सबसे पहले तो ये जो फिल्म है हमारी, वो इनब्रेड फिल्म नहीं। आमतौर पे मैं 97 में मेरा पहला काम था जो आपने देखा होगा में शो, तो मैं हिसाब नहीं लगाना चाहता क्योंकि बहुत पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन तब से आज तक मैं देख रहा हूँ कि अक्सर ज़्यादातर फिल्में हमारे इंडस्ट्री में इनब्रेड बनती, मतलब कोई एक फिल्म बनी है जो चली है, उसकी छवि किसी अगली फिल्म में आएगी, फिर वो अगर चल जाती है तो उसकी छवि किसी तीसरी फिल्म में आएगी। तो आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बिकॉज वी आर उस दायरे के बाहर नहीं निकल रहे। तो सबसे पहली चीज़ जो इस फिल्म में थी, इसका जो कंटेंट था, इसकी जो स्क्रिप्ट थी, वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये इनब्रेड फिल्म नहीं है, एक नई सोच है ना, एक नई सोच है कि वो हिंदू उत्पीड़ित माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हैं, उनके लिए एक संवेदनशील भाव पैदा किया है लिखने वाले ने। दूसरा जो मुझे लगा ये कि इस फिल्म में जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ये बहुत क्लियर लगा कि दोनों कौमों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जिस तरह का डायलॉग हुआ है, बातचीत हुई इस फिल्म के दौरान, वो पहले कभी नहीं सुनाई। हमें हमारे डीएनए में ये ठूंस दिया गया है 70-75 सालों से कि हम एक दूसरे को किसी तरह की उनके मन को ठेस न पहुंचाएं। जो हो रहा है उसको होने दें, कुछ होता है तो उसे कारपेट के नीचे धकेल दें, ये हमारे अंदर कह दिया गया। अगर हम
उस पर आवाज उठाएंगे तो हम सांप्रदायिक कहलाएंगे, है ना, हम कम्युनल